हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आप टाइटल देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन या तो कंबाइंड गैस इक्वेशन। बराबर। तो आई होप आप लोगों ने अब तक जो है सीख लिया होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसैक लॉ, बराबर है, एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो ये सारे बेसिक लॉ आपने सीख लिए हैं। उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं उसकी भी आपने प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली होगी। और आज हम लोग जो सीखना जा रहे हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, बराबर है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो ये पता नहीं चलेगा। तो बॉयल में क्या था, बॉयल्स का जो लॉ था बेटा, उसमें क्या था, उसमें हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, बराबर है। वी प्रोपोर्शनल टू 1/p एट कांस्टेंट यस टेम्परेचर, बराबर। उसके बाद जब हमने चार्ल्स लॉ सीखा तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम और टेम्परेचर की रिलेशनशिप सीखी। उसके बाद गैल्यूसेक लॉ आया तो कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए प्रेशर और टेम्परेचर का हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया। तो ये सारे रिलेशंस जो है उसको यूज करते हुए हमें सीखना है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है सही में, तो यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा डेफिनेशन जैसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि इक्वेशन द इक्वेशन which gives the simultaneous effect। जो इक्वेशन हमें क्या देता है, साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो साइमल्टेनियस इफेक्ट किसकी हमें देखनी है, प्रेशर और टेम्परेचर की साइमल्टेनियस इफेक्ट देखनी है। किसके ऊपर, ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस कैसा, बराबर वॉल्यूम ऑफ फिक्स गैस ले सकते हो, वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस is known as आइडियल गैस इक्वेशन, बराबर, आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि एकदम आइडियल गैस इक्वेशन जो हम लोग डिराइव करेंगे वो कहाँ कहाँ पर यूज होगा वो भी हम लोग सीखेंगे। चलो, तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। क्या है, the equation which gives the simultaneous effect of pressure and temperature on the volume of fixed mass of gas is known as the ideal gas equation। चलो ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक चार्ट बना रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास P1 टर्म है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, और T1 है टेम्परेचर। उसमें से मुझे क्या करना है, P2, V2 या तो T2। तो इसके दो रास्ते हैं। ये इनिशियल कंडीशन है जिसमें से अगर आपको फाइनल कंडीशन में जाना है तो या तो एक डायरेक्ट सीधा रास्ता होता है, डायरेक्ट, बराबर, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट रास्ते में हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 1, बराबर है, जैसे बॉयल्स लॉ आपने सीखा था वैसे वहां पर अप्लाई करेंगे। तो बॉयल्स लॉ में क्या कर रहे थे, याद करो, प्रेशर वॉल्यूम में, टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, तो यहाँ पर प्रेशर में लिख रहा हूँ P2, वॉल्यूम जो है तुम्हारा नया V हो रहा है, और टेम्परेचर कितना है, T1 का T1 है। चलो ठीक है, ये इंटरमीडिएट वॉल्यूम मैंने बना कर रखा है। और इसमें से जब हम लोग स्टेप 2 में जाएंगे तो ये इस तरह का है। अब ये इनडायरेक्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, कि स्टेप 1 में से स्टेप 2 में हम लोग फाइनल कंडीशन तक पहुंच रहे हैं, बराबर। तो ये कैसे हो रहा है और हम लोग इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, चलिए पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, बराबर। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में हमने क्या लिखा हुआ है, देखो स्टेप नंबर 1 में क्या था। स्टेप नंबर 1 में बेटा हमारा प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। क्या है, लिखते जाओ। स्टेप नंबर 1 में प्रेशर है हमारा P1, वॉल्यूम है V1, और टेम्परेचर है हमारा T1। तो इनिशियली प्रेशर P1 V1 है, फाइनल में P2 V2 हो जाता है, ये हमने देखा हुआ है। लेकिन स्टेप 1 में क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हम लोग टेम्परेचर को क्या रखेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सपोज इन द फर्स्ट स्टेप, सपोज
द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास लिखो या फिक्स मास लिखो, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस चेंज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 टू स्मॉल v, बराबर है। कब चेंज हो रहा है बेटा, द pressure when the pressure is changed from, the pressure is changed from P1 टू P2, एग्री। चलो ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए P1 P2 और वॉल्यूम जो है V1 से V हो गया है, बराबर। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इनिशियल प्रेशर क्या था P1, इनिशियल वॉल्यूम क्या था V1, बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर कि P1 इंटू V1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रेशर P2 में और वॉल्यूम स्मॉल v में, बराबर है। अब इसमें से अगर हम लोग ये स्मॉल v जो है उसको अगर सब्जेक्ट बना लेते हैं तो आएगा P1 V1 अपॉन आएगा ये P2, बराबर है। तो इसको एक बना लो बॉक्स, बराबर है, इसको एक बॉक्स बना लो बेटा फटाफट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 2 को। स्टेप नंबर 2 ऊपर देखा है आपने फिगर में, क्या है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है मुझे बताओ, स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, नाउ सपोज द वॉल्यूम V, सपोज द वॉल्यूम V चेंज टू V2, यानी वॉल्यूम V में से क्या हो गया भाई, V2 हो गया, बराबर है। उसके बाद किस में चेंज आया, उसके बाद किस में चेंज आया, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि देखो पहला लॉ लगाया हमने वो किसके जैसा है, बॉयल्स लॉ। और जो सेकंड लॉ में हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ जैसा है। तो चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर तो कैसा रहेगा मुझे बताओ, टेम्परेचर में क्या आएगा, चेंज आएगा क्या। पहले में टेम्परेचर जो था PV, तो टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर में चेंज आएगा ना, टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू एंड टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2 है, V2 लिख फटाफट, T1 टू T2, बराबर ये हो रहा है। तो अब इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, जैसे चार्ल्स लॉ में कहते थे क्या V1 बाई V2, वैसे ही यहाँ पर कर लो भाई, V स्मॉल जो है V बाई T इज इक्वल टू V2 बाई T2। तो मिस्टर यहाँ पर आप V2 को सब्जेक्ट बना लो, V2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, स्मॉल v इंटू T2 और नीचे T1 है एज इट इज, बराबर है। ये आपका है इक्वेशन नंबर 2। कौन सा इक्वेशन है भाई, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करोगे आप, जैसे इक्वेशन नंबर 1 इसको लिखा हुआ है, 2 इसको लिखा हुआ है, इसमें से v की वैल्यू जो है ना बेटा वो सब्सटीट्यूट करनी है हमें इक्वेशन नंबर 2 में, बराबर। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करनी है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ v। तो v क्या है, P1 V1 अपॉन P2, P1 V1 अपॉन P2 है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू P1, V1 की जगह पर V की जगह पर क्या रखना है, P1 फिर V1 अपॉन P2 इंटू ये तो एज इट इज है T2 बाय T1, बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, देखो यहाँ पर 1-1 वाले एक साइड ले लो, 2-2 वाले एक साइड, बराबर। कबड्डी की 2 टीम बना लो, 1 एक साइड 2 एक साइड। तो ये इक्वेशन जो है वो नया निकल के कैसे आएगा आपके सामने, दैट इज P1 इंटू V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 अपॉन T2, बराबर है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो ये हमारा आ चुका है कंबाइंड गैस इक्वेशन। कई बार यहाँ तक का भी इक्वेशन पूछा जाता है, बराबर। डिराइव द आइडियल गैस इक्वेशन नहीं, डिराइव द
कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब यहाँ पर मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन तो है ही है ये, बराबर है कि भाई फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, देखो यहाँ पर क्या है, टोटल हमारे पास 6 टर्म है, P1 V1 T1 P2 V2 T2, इसमें से 5 दिए जाएंगे, 5 दिए जाएंगे और एक ढूंढना होगा। मान लो कि P1 V1 T1 दिया है, P2 और T2 दिया है, तो आपको क्या ढूंढना है, V2। इन शॉर्ट ये जो इक्वेशन है आपके पास, 6 में से 5 टर्म अगर आपके पास है तो आप कौन सा छठा गिन सकते हो, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन, बराबर है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, तो कैसे लिख सकता हूं, P इंटू वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही हमारा क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, बराबर। कॉन्स्टेंट को ले लो के, तो पी वी बाई टी इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो P इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिस्टर के टी, क्या हो जाएगा, काइनेटिक थियरी नहीं, मिस्टर के टी। अब K जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, N के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि K प्रोपोर्शनल टू N है, where K is a constant and the value of K, constant K किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन the amount of gas, depends upon the amount of gas। ऊपर हमने लिखा था ना गिवन गैस, गिवन मास ऑफ गैस, यहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर गैस का अमाउंट चेंज होगा तो ये भी चेंज होता जाएगा। कांस्टेंट फिक्स मास तो लेते हैं, लेकिन फिर भी अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पर हमें के का रिलेशन जो है उसके साथ रखना है, तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, तो एन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ गैस, बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूँ तो k इज इक्वल टू एन इंटू आर, तो R यहाँ पर क्या है बेटा, इट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बराबर है। अब ये K इज इक्वल टू एन आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अगर हम लोग पुटअप कर दे तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो लास्ट में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल, इसको हम लिखेंगे क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। इसके अंदर P क्या है भैया, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, बराबर है। फिर N क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, ऑल्टरनेटिव मेथड ये भी देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड में सबसे पहले क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी डिराइव बाय डायरेक्टली, जो डायरेक्ट मेथड था ना, क्या था डायरेक्ट मेथड, P1 V1 T1 से P2 V2 T2, तो ये डायरेक्ट मेथड क्या था, बराबर है। तो इसमें कंबाइन करते हैं बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है बेटा, उसमें अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या सीखा था, बॉयल्स लॉ क्या था भैया, तो बॉयल्स लॉ ये कहता था कि द प्रेशर और द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू 1/P, या ब्रैकेट में लिखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर, और N यानी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या था भैया, चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ यहाँ पर था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज देयर, बराबर। इसके बाद और क्या था, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, लॉ, एवोगैड्रो लॉ क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन यानी वहां पर क्या है बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बराबर। अब ये तीनों लॉ को अगर कंबाइन कर दो, तो V किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो कंबाइनिंग ऑल दिस इक्वेशंस, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N and T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, बराबर है। तो अगर मैं लिखूं तो PV प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, NT,
और इसको अगर मैं एक्सप्लोर कर दूँ तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आगे की नहीं इक्वेशन। अब बोला कि सर इतना लिखोगे तो चलेगा। एग्जाम के अंदर जब मेथड आती है तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। ये मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म्स आपको दिखाए हुए हैं, बराबर। इट इज आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिव मेथड, और ये सही भी है और सिंपल भी है, तो आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कंबाइंड गैस इक्वेशन इसके अंदर डिराइव नहीं हो रहा है बीच में, उसमें कंबाइंड गैस इक्वेशन भी डिराइव हो जाता है। तो इस तरह से आप आइडियल गैस इक्वेशन को कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप देखा जाए तो आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या तो इसको लिख सकते हैं मोलर गैस कांस्टेंट, बराबर। और इफ n इज इक्वल टू 1 मोल, मान लो कि ऊपर वाले इक्वेशन में n क्या है 1 मोल है, तो pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT। pv इज इक्वल टू RT यानी 1 मोल के लिए अगर बेटा 1 मोल है तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, pv इज इक्वल टू RT, बराबर। फिर एक टाइटल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के टर्म्स में किस तरह से हम लोग इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, बराबर। देखो आइडियल गैस इक्वेशन तो आ गया, क्या आया सबको मालूम है, पी वी इक्वल टू एन आर टी है, बराबर। लेकिन अब हमें उसको डिराइव करना है किसके टर्म्स में भैया, किसके टर्म्स में, डेंसिटी के टर्म्स में। तो सबसे पहले आपको ये तो मालूम है कि मोल क्या होता है, मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, बराबर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि पी वी इक्वल टू एन आर टी है, बराबर है, पी वी इक्वल टू एन आर टी है, एन की जगह पर मैं लिख दूँ W अपॉन एम और आर टी, और यहाँ पर P इंटू वी, तो एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, तो P को सब्जेक्ट बना रहा हूँ और W आर टी, बराबर, और यहाँ पर M और V भी है, बराबर। V कहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया W आर टी, बराबर है, तो आर टी और यहाँ पर वॉल्यूम, तो ये क्या है गिवन मास है, मास बाय वॉल्यूम की जगह पर ये तो मोलर मास है, कैपिटल एम। अब मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मैं ऐसा लिखूँ कि इसकी जगह पर मैं रीअरेंज करूँ तो आर टी बाई एम इंटू डब्ल्यू बाय वी। अब डब्ल्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वहां पर डब्ल्यू की जगह पर स्मॉल एम लिख देता हूँ, चलो स्मॉल एम, डब्ल्यू की जगह पर क्या लिख देता हूँ मैं, स्मॉल एम, यानी गिवन मास। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, डेंसिटी, क्या लिखेंगे, डेंसिटी, बराबर है। तो इसकी जगह डेंसिटी लिखेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आर टी बाय वी, डी आर टी बाय वी, दिस इज द प्रेशर। तो डेंसिटी के टर्म्स में जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो पी वी इक्वल टू डी आर टी लिखो, या तो पी इक्वल टू डी आर टी बाई वी लिखो, बराबर है। इस तरह से लिख सकते हो, बराबर। डी आर टी बाई वी नहीं, सॉरी 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 भाई, वी तो गया इसके अंदर, तो डी आर टी बाई एम होगा, यहाँ पर डी आर टी बाई एम, डी आर टी बाई एम रहेगा। तो P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम, अगर m के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या हो जाएगा, डी आर टी बाई पी हो जाएगा। कई जगह पर मोलर मास भी फाइंड करना होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो ये हो जाता है डी आर टी बाई पी। इस तरह से आपको यहाँ तक करना है। उसके बाद की जो कहानी है, बराबर, और वैल्यू, नेक्स्ट टाइटल है हमारा नेचर एंड वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, जिसको मैं लिखता हूँ R, बराबर। अब देखो इसको डिराइव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या डिराइव किया हमने, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बराबर। अब R को सब्जेक्ट बना दो भैया, तो R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N इंटू टी अपॉन पी इंटू वी। तो N क्या है हमारे पास, मोल, T क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, P क्या है हमारे पास, प्रेशर, बराबर है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, एक मिनट, आर को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो पी वी तो ऊपर ही रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज लाइक दैट। आर को अगर मैंने सब्जेक्ट बना लिया तो ये आ जाएगा पी इंटू वी अपॉन एन इंटू टी, बराबर। हो जाता है भाई कभी कभार। तो पी हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर, वी है हमारा वॉल्यूम, यहाँ पर एन है हमारा मोल, और T जो है वो टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग किस में लेते हैं, केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। चलो बेटा, अब है ना प्रेशर को हम लोग क्या ले लेंगे, फोर्स बाय एरिया,
बराबर, फोर्स बाय एरिया। तो चलो यहाँ पर आएगा फोर्स बाय एरिया इनटू वॉल्यूम, नीचे आएगा मोल इनटू टेम्परेचर। चलो फोर्स बाय एरिया, एरिया को हम लोग, अगर मैं एरिया को ऐसे लिखूँ तो चलेगा। चलो फोर्स नीचे लिखता हूँ मैं एल स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब होता है, बराबर है। तीनों चीज आ जाएगी ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, मोल इनटू टेम्परेचर। तो ये एल स्क्वायर और ये कैंसिल, तो फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ की जगह पर लिखा जाता है वर्क एनर्जी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू वर्क एनर्जी। फोर्स इंटू लेंथ को क्या कहते हैं बेटा, वर्क एनर्जी डिवाइड बाय मोल इंटू टेम्परेचर। तो R का एक बहुत ही सिंपल सा है वर्क एनर्जी, और मोल इंटू टेम्परेचर की जगह केल्विन भी लिखते हैं कई जगह पर, बराबर। या तो ऐसा भी लिखते हैं वर्क डन पर डिग्री पर मोल, दिख ही रहा है आपको। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, आर जो है ना उसका एक डेरिवेशन कर लो, वर्क एनर्जी बराबर है पर मोल पर टेम्परेचर। अब है ना इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू वो निकालते हैं। चलो तो सबसे पहले एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, बराबर। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस ले लो, बराबर है। तो यहाँ पर एनटीपी पे प्रेशर जनरली कितना होता है बेटा, 1 एटमोस्फियर, बराबर है। फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी। अच्छा टेम्परेचर वॉल्यूम जो हमारा रहता है वो 1 मोल का कितना होता है, 22.4 लीटर, बराबर है। टेम्परेचर ले लेंगे हम लोग 273 केल्विन और मोल ले लेंगे 1। चलो अब हम लोग निकालते हैं आर का यूनिट और वैल्यू। तो आर इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू वी डिवाइड बाई एन इंटू टी। प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 22.4 है, नीचे भी 1 है और ये है 273। तो ये आ जाएगा 0.0821। यूनिट में क्या लिखेंगे, प्रेशर का यूनिट क्या था बेटा, तो एटमोस्फियर, तो लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन मोल, लीटर एटमोस्फियर लिखो पर केल्विन पर मोल, या तो पर डिग्री पर मोल भी चल जाएगा। तो ये फर्स्ट आ गया, बराबर। अगर इसी में मॉडिफिकेशन किया जाए तो इफ वॉल्यूम जो है ना वो मैंने ले लिया 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, तो आर की वैल्यू में इतना ही डिफरेंस आएगा, पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा, 82.1 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है। फिर आ जाएगा लीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये आएगी मेरी सेकंड एक वैल्यू, ज़्यादा चेंज नहीं। फर्स्ट वैल्यू आ रही है ये वाली। चलो ठीक है, आ रहा है मज़ा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ 1 बार, एटमोस्फियर की जगह पर क्या कर देता हूँ, प्रेशर 1 बार, तो वॉल्यूम जो है 1 बार पे, याद करो मैंने सिखाया हुआ है, तो वॉल्यूम कितना था 22.7 लीटर। तब आर की वैल्यू में थोड़ा चेंज आएगा, कितना आएगा 0.083 बार, लीटर बार लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लीटर बार या बार लीटर लिखो, बार में मत चला जाना, मतलब लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो ये भी एक यूनिट यूज होता है। चलो ठीक है। फिर सेकंड जो है, अगर सीजीएस यूनिट के अंदर, सीजीएस यूनिट्स के अंदर हमें जाना है किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, बराबर। 1 मोल गैस के लिए अगर हमें सीजीएस यूनिट के अंदर काम करना है भैया, तो प्रेशर कितना था, प्रेशर हमारा था देखो 76 सेंटीमीटर लगता था ना मरकरी वाला, तो 76 सेंटीमीटर, और मैं इसको लिखूँ इस तरह से 76, फिर मरकरी की डेंसिटी 13.6 रहा, 981, तो ये था डाइंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो बराबर है डाइंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये प्रेशर की जगह रख देंगे हम लोग, बराबर।
वॉल्यूम तो अपना वही पुराना 22,400 ml रख दो, टेम्परेचर भी वही रख दो, कितना 273 केल्विन रख दो और मोल ले लो 1। चलो ठीक है, अब कर लो वापस से वही R इक्वल पी वी बाई टी, R पी वी बाई टी इंटू एन। चलो तो प्रेशर हो जाएगा 76 इंटू 13.6 981 बराबर है। वॉल्यूम है 22400, उसके नीचे है 1 इंटू 273। तो इसका आंसर फाइनली निकल के क्या आता है, तो 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग, अर्ग पर डिग्री पर मोल, या तो अर्ग पर केल्विन पर मोल भी लिख सकते हैं, या तो डिग्री पर मोल लिखो, बराबर है, जैसा आपका मन करे वैसे लिखो। तो अर्ग में कहीं पर अगर यूटिलाइज करना है तो इस तरह से कर सकते हो। अब 10⁻7 अर्ग जो है बेटा वो 1 जूल होता है, 10⁻7 अर्ग यानी 1 जूल। तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग कि R इज इक्वल टू, मॉडिफिकेशन से छोटे छोटे R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू भी आ जाएगी। अब जूल को मान लो किसी को ऐसा मन हो गया कि मेरे को कन्वर्ट कर देना है, बराबर है, तो किस में कन्वर्ट कर दोगे, बोलो बोलो किस में कन्वर्ट करोगे इसको, कि यहाँ पर ये चीज़ तुम्हें मालूम है ना 4.184 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, बराबर है। तो ये जूल है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, डिवाइड कर दो R की वैल्यू को, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 8.314, नीचे हो जाएगा 4.184, बराबर है। तो ये तुम्हारी हो जाएगी कैलोरी पर केल्विन पर मोल या तो डिग्री पर मोल। चलो ठीक है। अच्छा भैया, तो ये जो R का फाइनल आंसर आएगा वो 1.987, कितना आएगा, वेरी गुड, 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इस तरह से आप अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी भी लेते हैं कई बार। तो ये 12th तक काम में आएगा। प्रेशर और वॉल्यूम जिसमें दिया हो उसके हिसाब से ये टेबल बनता है भैया, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मान लो कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ P, यहाँ पर लिख रहा हूँ V, बराबर है। अगर आपका प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम है लीटर में, तो R की वैल्यू क्या निकल के आई थी, सबसे पहले क्या था बोलो, 0.0821, बराबर, और वो भी लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, बराबर है। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर में है और ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब में था, तो कितना आ गया था 82.1 सेंटीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ऐसा एक टेबल आपके उसमें बनाया होगा, आप देख चेक करो। फिर प्रेशर अगर हमने ले लिया मान लो कि डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम हमने रखा किसके अंदर, सेंटीमीटर क्यूब में ही, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। आ गया भैया, अभी तो गिना था आप लोगों ने, बराबर। फिर जूल में ले लो, तो अगर प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है या तो पास्कल में दिया हुआ है, और ये तुम्हारा मीटर क्यूब में है, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ये निकल के आया था। तो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है बेटा वही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ये अगर हमारा किलो पास्कल में है और ये मान लो कि डेसीमीटर क्यूब में है, तो कितना आ जाएगा 8.314 किलो पास्कल लिख दो, डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, बराबर। तो ये सारे वेरिएशंस हैं। अगर यहाँ पर ये बार में है, ये डेसीमीटर क्यूब में है, तो वही हमारा 0.083 के आसपास था, और डेसीमीटर क्यूब बार पर केल्विन पर मोल। कैलोरी वाला हो तो 1.987, बराबर है। तो ये जो है इसके बेसिस पे आगे हम लोग अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ तक का कंटेंट अच्छे से कर लो, और ये कैलकुलेशन की जो है ना एक मस्त एकदम लिस्ट बना लो किस तरह से आप कैलकुलेट कर पाते हो इसको, बराबर है। चलिए तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।